नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में शनिवार को बिहार, अरुणाचल और मिजोरम का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान इन राज्यों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि भारत विविधताओं में एकता की अनूठी संस्कृति वाला राष्ट्र है। देश के कई राज्यों और वहां की संस्कृति जीवन को संपन्न कराने की दृष्टि लिए है। उन्होंने बिहार, अरुणाचल और मिजोरम राज्यों के इतिहास और इन राज्यों के अस्तित्व में आने की चर्चा करते हुए कहा कि विविधता से जुड़े सभी राज्य अखंड भारत का गौरव है। उन्होंने कहा कि राजभवन में राज्य की स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी जो संकल्पना है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। विभिन्न राज्यों के नागरिकों का स्थापना दिवस पर एक साथ राजभवन में मिलन होने से परस्पर संस्कृतियों का समागम होता है और सद्भाव बढ़ता है। उन्होंने राज्यों के स्थानीय लोगों को राजस्थान के विकास में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने विश्व वानिकी दिवस के मौके पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की प्रेरणा से राजस्थान सरकार के मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इस साल 7 करोड़ पौधे लगाए गए और 2025 से 26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण और जैविक विविधता की संरक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने DG1 फॉरेस्ट टैग ऐप का शुभारंभ किया जो देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट टैग है और साथ ही सीता माता अभयारण्य और केवला देवी उद्यान में इको टूरिज्म सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वन मित्रों को किट वितरण और महिला कार्मिकों का सम्मान भी किया गया है। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिक एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कृषि ऑडिटोरियम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत एवं विश्व क्षय रोग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने टीबी मुक्त भारत का संदेश दिया। इसके बाद वो टोंक राजकीय महाविद्यालय टोंक पहुंचे जहां उनका स्वागत किया गया। यहां आयोजित विकसित भारत युवा संसद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिला महामंत्री दीपक संगत मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा विकसित देश है। हमारे देश के युवा देश की तरक्की में भागीदारी निभा रहे हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन पर उन्होंने समर्थन किया है। राजस्थान की जनता को जो सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए जल, उस जल दिवस की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर विकसित भारत, विकसित राजस्थान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से युवा संसद का जो आयोजन किया गया, युवाओं से जो संवाद हुआ, आने वाले समय में जिस तरह से हमारा देश युवाओं का देश है, किस तरह से हमारा देश के अंदर क्या आवश्यकता है, किस तरह से विकसित हो, युवाओं की क्या राय है, देश का युवा क्या चाहता है, ये सारी जानने के लिए आज इस युवा संसद का इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आज इसका आयोजन किया। इसमें टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लगभग 150 से ज्यादा विद्यार्थियों का आज यहाँ पे आए हैं। इनके अंदर संवाद करेंगे हमारे प्रिंसिपल वगैरह सारे। इसके बाद इनके बच्चों की जो भी यहाँ पे जो टीम है इसमें छटनी करेगी। फिर राजस्थान विधानसभा के अंदर वहां संवाद होगा, वहां से बच्चों की छटनी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों से संवाद करेंगे कि हमारा युवा क्या चाहता है। ये सारा कार्यक्रम हुआ। इसके साथ साथ आज जब वहां पे टीबी निवारण जो आखिरी छोर पे राजस्थान ने पूरे भारत के अंदर ये जो दिवस मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे काम कर नहीं सकता, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, देश को मजबूत नहीं कर सकता। तो उसी का भी एक अभियान था, दोनों कार्यों को लेता था। आज मेरे को टोंक में आने का मौका मिला। मेरे साथ में मेरे पूरे विधानसभा के साथ अजीत जी मेहता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी सभी साथ थे। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं सभी युवाओं को कि हम सब मिलके वन नेशन वन इलेक्शन से लेके जो जो भी मुद्दे हैं उसके अंदर हमारे डिस्कशन करें।
कि और भी कोई चीज हो, क्योंकि आने वाले इन 10 सालों के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के अंदर जहां हमारा 11वें स्थान पे चला गया था, आज हम 5वीं ताकत बनकर हुए हैं और आगे तेजी के साथ हमारा देश आगे कैसे विकसित हो, इस पे अपनी राय थे। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। दिलावर का यहां तेरापंथ सभा भवन में विभिन्न समाजों ने शानदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मारवाड़ी लोग पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। ख्याति प्राप्ति के साथ साथ अपनी जड़ों के प्रति भी सजग रहते हुए भामाशाह के रूप में अपने गांव में विद्यालय बनकर स्वच्छता, सामुदायिक केंद्र निर्माण कर समाज और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो वहीं तेरापंथ समाज के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि मंत्री मदन दिलावर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य और नवाचार कर रहे हैं। जीवन में उच्च विचार का ध्येय रखने वाले दिलावर आदर्श व्यक्तित्व के धनी और समाज में प्रेरणा पुंज हैं और राजस्थान का गौरव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सेन ने ओबीसी समुदाय के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग की। सेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को संविधान के खिलाफ नहीं माना है, जिससे यह साबित होता है कि आरक्षण की सीमा में बदलाव संभव है। उन्होंने सुझाव दिया है कि उन राज्यों में जहां ओबीसी समुदाय की जनसंख्या 55% से अधिक है, वहां केंद्र सरकार के समान 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। उनका मानना है कि जब सभी राज्यों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो चुकी है, तो ओबीसी समुदाय को भी एससी और एसटी की तरह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कोटा दिया जाना चाहिए। ये कदम समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आधार पर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन प्रदेशों में 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं, उन राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के बराबर 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, ताकि ओबीसी वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सके, उनका उत्थान हो सके और अंतिम छोर पे बैठा ओबीसी का व्यक्ति को लाभ मिल सके। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के गेट के सामने छात्रों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। छात्र पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 8 महीनों से छात्रों की मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और अनेक विषयों की फैकल्टी रेगुलर नहीं है और कमरे जर्जर अवस्था में है। कमरों की छतें टूटी हुई हैं। 8 महीनों से कैंटीन बंद पड़ी है। राजस्थानी विषय के टीचर नहीं है और माइग्रेशन की फीस जो है वो 150 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी है। सड़कों की मरम्मत करवाने जैसी 15 से 14 मांगे हैं, जिनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ मांगों को लेकर हम छात्रों के सहयोग के साथ ये जो विरोध प्रदर्शन करें, इसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो स्कूल ऑफ लॉ है उसमें परमानेंट फैकल्टी की नियुक्ति की जाए, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर कोई भी परमानेंट फैकल्टी के रूप में टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके अलावा राजस्थानी विभाग को स्थायी किया जाए और जो यूनिवर्सिटी में जो सड़कें वो क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत की जाए। इसके साथ साथ माइग्रेशन फीस से संबंधित और जो विश्वविद्यालय के जो विभाग है उनमें पानी की सुविधा नहीं है, उनको भी सुचारू रूप से ठीक किया जाए और बाथरूम की जो हालात खराब हुई पड़ी है उनको भी ठीक किया जाए। ऐसी कुछ 13-14 मांगे हैं जिनको लेकर हम आज वीसी सर को एक मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन समस्याओं की और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जिससे संपूर्ण छात्र शक्ति को राहत मिल सके। आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर सभी मेरे जो साथी हैं, भवानी सिंह जी तंवर हैं, राजेश जी गोदारा जी, अभिमन्यु जाखड़ जी हैं, हम सब ने क्या एक राय हो कि जो पिछले विश्वविद्यालय में पिछले 8 महीने से जो मांगे वो अटकी पड़ी है, विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। 8 महीने से यहाँ विश्वविद्यालय की कैंटीन बंद पड़ी है, विश्वविद्यालय के जो कमरे हैं वो जर्जर हुए पड़े हैं। आज राजस्थान का इतना बड़ा, प्रदेश का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर राजस्थानी विभाग भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक ऐसे फस के तौर पर चलाया जा रहा है। अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिस तस्वीरों के अंदर
विश्वविद्यालय की जो हालत है, ऊपर से छतें गिरने की नौबत आ चुकी है। इस बड़े विश्वविद्यालय के अंदर अगर ये हालत है तो इस प्रदेश के संभाग के जितने भी कॉलेज इस विश्वविद्यालय के नीचे आएंगे उनकी क्या हालत होगी। कितने परिमाण? कम से कम जो 2-3 डिपार्टमेंट है उनकी तो पूरी स्थिति एकदम खराब है। जो टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं है। आज 6 साल से विधि विभाग यहाँ संचालित किया जा रहा है, उसके अंदर एक परमानेंट फैकल्टी नाम की इनके पास चीज नहीं। निर्वाचन संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन से संबंधित अहम विषयों पर चर्चा की और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेवल एजेंट प्रथम और द्वितीय के नियुक्ति फॉर्मेट में सूचना भरकर जिला निर्वाचन विभाग को सूचित करें। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल एजेंट की सूचना के अपडेट से चुनावी कार्यों में आसानी होगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे निर्वाचन संबंधी किसी भी भ्रामक सूचना को रिपोर्ट करें। बैठक से पूर्व श्रीनिधि बीटी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण भी किया। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा के प्रतिनिधि समेत अन्य उपस्थित थे। तो वहीं राज्य सरकार की पेपर लीक मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब साफ दिख रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार बड़े एक्शन ले रहे हैं, जिससे पेपर लीक मामलों में लिप्त राज्य कर्मियों को बर्खास्त कर सख्त संदेश दिया जा रहा है। एसओजी, एटीएस और एडीजी वीके सिंह की प्रभावी मॉनिटरिंग से कई कड़ी कार्रवाई हो रही है। हाल ही में पटवारी भर्ती मामले में दौसा के सरगना हर्षवर्धन को राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया। हर्षवर्धन को जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 में एसआईटी ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसकी पत्नी सरिता मीणा को भी बर्खास्त किया गया था, जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर उत्तीर्ण हुई थी और एडीजी वीके सिंह के अनुसार अब तक एसआई भर्ती परीक्षा में लिप्त 45 सहित कुल 86 राज्यकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 189 कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और वित्तीय प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा परिणाम, बुनियादी सुविधाएं, कौशल विकास, मिड डे मील, दिव्यांग बालकों की शिक्षा, जनजातीय क्षेत्र में मुद्दे और लंबित परिवादों पर चर्चा की गई। कुणाल ने सीएम शिक्षित राजस्थान अभियान और लंबित मुद्दों पर भी विचार किए। उन्होंने बजट 2024 से 25 की घोषणाओं के तहत बालिका सैनिक स्कूल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शीघ्र स्थापना के निर्देश दिए। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा और फर्नीचर की उपलब्धता और आईसीटी लैब्स और अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित करने पर जोर दिया। बैठक में मिड डे मील आयुक्त, राज्य परियोजना निदेशक और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को महवा उपखंड क्षेत्र का दौरा कर कई राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने महवा उपखंड अधिकारी कार्यालय और बालाहेडी उप तहसील कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को ई फाइल प्रक्रिया को 100% लागू करने और राजस्व संबंधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बालाहेडी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने महवा और मंडावर पंचायत समितियों के ग्राम पंचायत परिसीमन प्रस्ताव और नए राजस्व गांवों के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। इस दौरान उपखंड अधिकारी मनीषा कुमारी मीणा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 से 25 में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कानाराम ने की, जिसमें कई विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा और पुलिस विभाग के समन्वय से ब्लॉक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, ग्राम पंचायत स्तर पर बेटी जन्मोत्सव मनाने और एकल बालिका योजना के तहत माताओं को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई। बालिका विद्यालयों में ट्रैफिक नियम और नवीन कानून व्यवस्था और आत्मरक्षा कैंप आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा शिक्षा और खेलकूद में उत्कृष्ट बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम की पहल की गई। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव नयावास ब्रह्माबाद में आयोजित शीतला माता मेले का उद्घाटन बयाना पंचायत समिति के प्रधान मुकेश कोहली ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर गुज्जर नेता भूरा भगत, दीवान शेरगढ़, विष्णु गुज्जर, राजेंद्र पाराशर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस वर्ष मेले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। पूरे मेले की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी, तो वहीं अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की शांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस टीम सक्रिय रूप से ऐसे गिरोहों पर नजर रखेगी जो मेले में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। तो वहीं मेले उद्घाटन के दौरान प्रधान मुकेश कोहली ने ग्राम पंचायत ब्रह्माबाद विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जो मेले का आयोजन होता है, हम चाहते हैं लोग दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, उनमें आपसी स्वागत से प्यार प्रेम इसलिए बढ़ता है। मैं सरपंच साहब का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस मेले के जो नए तरीके से जो रोड बनवाया है, ये आम जन में बहुत अच्छी सुविधा के लिए है। अभी पुण्य का भी उद्घाटन होगा, शीतला पुण्य का वहाँ पर उद्घाटन में हमारे सरपंच साहब ने मुख्य अतिथि के रूप में मेरे को सम्मानित किया है। दूसरा निवेदन प्रशासन का भी मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, कर्मचारी लगा रखे हैं। मंदिर परिसर पर थाना अधिकारी एक ASI और कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल लगाए हुए हैं। भीड़ पर पूरी नजर है, चारों तरफ चौराहों पर और पूरे मेला परिसर में ब्रह्माबाद में पुलिस स्टाफ जगह जगह तैनात किया हुआ है। असामाजिक तत्वों पर पूरी निगरानी है, किसी भी सूरत में कोई घटना घटित नहीं होने देंगे। हमारे कुछ अधिकारी मौजूद हैं, एडिशनल SC साहब, SHO साहब निगरानी बनाए हुए हैं। खाजूवाला में ओवरलोडिंग और बकाया टैक्स को लेकर परिवहन विभाग और खाजूवाला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान एक बस सहित 4 वाहनों को जब्त किया गया। निजी बस संचालक से 82,000 रुपए का बकाया टैक्स भी वसूल किया गया। इसके अलावा 2 साल से टैक्स बकाया रहे एक ट्रक को भी सीज किया गया। साथ ही ईंटों से भरे 2 ट्रकों को भी सीज किया गया है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व परिवहन अधिकारी सुरेंद्र बेनीवाल द्वारा किया जा रहा है। बेनीवाल ने कहा कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ओवरलोड वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। खाजूवाला के राजीव सर्किल पर सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है ताकि ओवरलोडिंग और टैक्स चोरी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मार्च के महीने को देखते हुए कोई गाड़ी बिना कर जमाए बाकी नहीं रहे, इसलिए बसों और ट्रकों पर कार्रवाई की है, चेकिंग की गई है, जिसके द्वारा 4 गाड़ियों को जब्त किया गया है, जिसमें से 3 ट्रक हैं, 1 बस है, 2 ट्रक ओवरलोड हैं, 1 ट्रक का टैक्स बकाया है पिछले 2 सालों से और 1 बस का भी करीबन 6 महीने टैक्स बाकी है। बस ने 82,000 रुपये टैक्स जमा करवाया है, करवा के अभी रिलीज हो रही है और लगातार कार्रवाई जारी है। अन्य लोगों को समझाइश भी की गई है कि मार्च में कोई टैक्स बकाया नहीं रहे, प्लेंटी से बचें। प्लेंटियां भी 2 महीने बाद में बढ़ गई है, 1.5% से 3% हो गई है और छोटे मोटे चालान रोड सेफ्टी के वो भी बनाए गए हैं, करीबन 15 गाड़ियों में चालान बनाए गए।
बीकानेर में बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच ने पुख्ता सूचना के आधार पर 15 करोड़ रुपए की 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। 12 KND ग्राम के चक्र और 3 KNM इलाके में सीमा सुरक्षा बल द्वारा अतिरिक्त गश्त बढ़ाने पर तस्कर अपने मंसूबों में विफल हो गए। डीआईजी विदुर भारद्वाज के दिशा निर्देश पर इंटेलिजेंस टीम ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया और एक येलो पैकेट से हेरोइन बरामद की। इस ऑपरेशन में बीएसएफ कमांडेंट प्रभाकर सिंह, कार्यवाहक कंपनी कमांडर दीपक कुमार और पुलिस रावल मंडी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच द्वारा इस वर्ष कई बार तस्करी और अवैध हथियारों की बरामदगी की गई। उप कमांडेंट महेश चंद जाट द्वारा युवाओं और ग्रामीणों को नियमित रूप से नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र को नशे और अपराध मुक्त बनाया जा सके। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां डीएसटी और पुलिस ने नशे के खिलाफ सराहनीय कदम उठाते हुए 3 दिनों में 3 कार्रवाई की है, जिनमें 2 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों को चिट्टे सहित काबू कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसी क्रम में थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि गुरुवार को डीएसटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिंचाई कॉलोनी के पास बाइक सवार 3 जनों असलम पुत्र शौकीन खान करहल उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 3 और रामसरा और मुस्ताक पुत्र मौसम अली निवासी सिंचाई कॉलोनी मुबारक पुत्र शाकर खान भाटी वार्ड नंबर 2 रामसरा को 7.5 ग्राम चिट्टे सहित काबू कर लिया है। मामले की जांच फेफना थानाधिकारी नरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने आमजन से नशे के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की अपील करते हुए संदिग्ध लोगों की सूचना सीधे उन्हें देने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को 15.66 ग्राम चिट्टा सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर एक बोलेरो गाड़ी जब्त की है। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सीआई लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत थाना स्तर पर गठित टीम ने एसआई सुरेंद्र कुमार को गश्त के दौरान डीएसटी से सूचना मिली कि एक गाड़ी में कुछ लोग चिट्टा लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें सवार 3 युवकों से 15.66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी प्रदीप गोदारा वार्ड 14 सेक्टर 12 जंक्शन, यतेंद्र उर्फ अभिषेक वाल्मीकि, जीएस नगर अमन वाल्मीकि, भट्टा कॉलोनी वार्ड 15 जंक्शन और अमन चौहान सेक्टर 12 वार्ड 13 जंक्शन को गिरफ्तार कर बोलेरो गाड़ी को जब्त किया। पुलिस ने मामले की जांच टाउन थाना एसआई गजेंद्र शर्मा को सौंपी गई। कार्रवाई करने वाली टीम में कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, अमरचंद, जीतराम, बलवंत और अजायब सिंह शामिल थे। चैकोरा गांव में छप्परपोश घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें बुजुर्ग महिला माया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। माया देवी पत्नी सुनहरी जाति जाटों का घर आग की चपेट में आ गया, जिससे वह झुलसकर घायल हो गई। अचानक आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला को रूपवास के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आग के कारण महिला के घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, चारपाई, खाने पीने का सामान और नगद रुपए जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मी यतेंद्र योगी, दीपक शर्मा और धर्मेंद्र चौधरी ने ग्रामीणों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।